So in previous video we did what? First equation of motion by simple method, graphical method, as well as by integration method or calculus method, right? This time we see second equation of motion, which is S is equal to ut plus half at square. First of all we see it by simple method. तो देखो कंडीशन सेम है ना. सपोज किसी प्लेस पर आप यहाँ खड़े हुए हो, एक ऑब्जेक्ट जो है आपके सामने से कहीं से चला आ रहा है. कंडीशन क्या थी? जब आपने इसको यहाँ से यहाँ आप हो, सपोज ऑब्जर्वर आप हो गए, कहीं से कोई ऑब्जेक्ट ऐसा निकल रहा था आपके सामने से, आपने यहाँ पर इनिशियली सबसे पहले यहाँ देखा एट पॉइंट ए, तो उसकी इनिशियल स्पीड u थी एट टाइम इज इक्वल टू 0. इनिशियल मतलब टाइम 0. तो इसलिए आप यहाँ लिखते हो क्या? लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a. आफ्टर टाइम t टाइम के बाद ऑब्जेक्ट पहुंच गया था यहाँ पोजीशन b पर. हाँ, तो यहाँ पर हमने देखा कि उसकी वेलोसिटी क्या हो गई थी? v, और t टाइम में ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया था कितना? s. ये कंडीशन थी आपकी. कंडीशन वही है तीनों इक्वेशन के लिए, ये कंडीशन वही है जो मैंने आपको लिखवाई थी. क्लियर? तो व्हाट? लेट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with initial velocity u and acceleration a, constant acceleration a or uniform acceleration a. After time t its velocity become v and the displacement of the object be s. Clear? Then by first equation of motion, क्या था? v इज इक्वल टू कितना? u प्लस ए टी. ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था. अब हम इसका यूज सेकेंड इक्वेशन में कर सकते हैं, तो हमने पहले ही इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी. क्लियर? अब ये बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी होगी? तो एवरेज, तो दो वेलोसिटी हैं u एंड v, दोनों का एवरेज कैसे निकालते आए हो? दोनों को ऐड करके 2 का डिवाइड कर दो तो एवरेज आ जाता है. हाँ, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? v प्लस u बाय 2, राइट? ठीक है. नाउ अगर मैं आपसे फॉर्मूला पूछूं एवरेज डिस्प्लेसमेंट का, तो क्या होगा फॉर्मूला? ये देखिए भाई, नॉर्मली क्या होता है ना, हमको वेलोसिटी का फॉर्मूला याद है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये याद रहता है. कोई ये पूछे तो हम बता देते हैं. और मान लो मैंने इसी में डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला पूछ लिया, तो हमको इसको यहाँ भेजने में थोड़ा सा दिक्कत होती है भाई, पता नहीं क्यों ये दिक्कत होती है. तो आप देखो, ये एवरेज डिस्प्लेसमेंट, एवरेज छोड़ो, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला मैंने पूछा है आपसे, तो क्या बनेगा? वेलोसिटी इनटू टाइम. तो ये हम नहीं बता पाते भाई, ये वाला बता देते. मैं पूछता वेलोसिटी तो सब बोल देते डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. अब मैंने पूछ लिया डिस्प्लेसमेंट, तो खामोशी. क्या है, साइड चेंज कौन करे? हाँ, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये होता है सिंपल डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है. मैंने आपसे बोला एवरेज डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ भी क्या लग जाएगा? एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम. फॉर्मूला सेम, एवरेज तो एवरेज एवरेज दोनों जगह, टाइम में एवरेज थोड़ी लगेगा. ठीक है. हाँ, डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं? एवरेज वेलोसिटी
हाँ ये v प्लस इंटू टाइम t, टाइम कितना लगा है यहाँ से यहाँ तक t, तो ये हो गया भाई। कोई डाउट है? चलिए इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू इसमें पुट कीजिए, कितना u प्लस ए टी और प्लस u सेम बाय 2 और इनटू ये t सेम, s इज इक्वल टू u प्लस u टू u प्लस बाय इनटू t अभी चल रहा है। एनी डाउट? 2 का सेपरेट डिवाइड करो तो यहाँ से s इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2u बाय 2 मतलब u बस, और 80 में 2 का डिवाइड करेंगे तो हाफ 80 आ जाएगा, क्यों? इनटू t का मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू मिलेगा t इंटू यू प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये गति का दूसरा समीकरण किससे? सिंपल मेथड से। आफ्टर सिंपल मेथड वी सी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफ मेथड, है ना। तो देखो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ लास्ट अपन ने लास्ट इक्वेशन में भी बनाया था। कैसा होता है, क्या है आपकी कंडीशन? ये y एक्सिस पर वेलोसिटी एंड x एक्सिस पर टाइम लेकर जो हम ग्राफ खींचते हैं उसको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बोलते हैं। टाइम t x एक्सिस पर लेना है और वेलोसिटी v वेलोसिटी किस पर लेनी है अपन को? एक्सिस y एक्सिस पर। ये ओरिजिन हो गया। तो अपने जो अपना केस था उसमें क्या था कि कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल मतलब टाइम जीरो ये है, इनिशियल वेलोसिटी u से मूव कर रहा था, मतलब t बराबर 0 पर वेलोसिटी u थी, राइट। यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही थी गाड़ी, तो एक्सेलरेशन यानी बढ़ेगा ग्राफ नॉन यूनिफॉर्म में, और यही यूनिफॉर्म में होता तो ग्राफ कैसा हो जाता? पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता। यूनिफॉर्म में हो गया, और नॉन यूनिफॉर्म में है ना, क्योंकि गाड़ी की स्पीड लगातार क्या होती जाती है? बढ़ती चली जाती है, इस वजह से ये वेलोसिटी भी इंक्रीज़ हो गई। हमने मान लिया आफ्टर टाइम t, ये है टाइम t, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बिकम v। ठीक है, इसको नाम दे देता हूँ ए बी, ओ है, इसको c नाम दे दो। चलो ये था भाई वेलोसिटी टाइम ग्राफ इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और यूनिफॉर्म मोशन में ये कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, क्योंकि वेलोसिटी बदलती ही नहीं है कहीं पर भी एक जैसी, तो पैरेलल टू आया था, राइट। ये एंगल थीटा एक्स एक्सिस के पैरेलल इसको ड्रॉ कर ले रहा हूँ मैं। तो एक काम करो, सी पॉइंट इसको दे दो, डी इसको दे दो। क्लियर? कंडीशन वही है, एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विथ इनिशियल वेलोसिटी u and acceleration a, after time t its velocity become v, the displacement of object is s, है ना। then by first equation of motion v is equal to कितना? u plus at। हाँ, तो अगर मैं इसका साइड चेंज करूँ तो a की वैल्यू आपको मिलेगी v माइनस यू बाय टी, और दोनों एक ही बात है। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। क्लियर? अब देखिए, आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था कि यूनिफॉर्म मोशन में, तो यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो,
डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ और एक्सिस ऑफ एक्स के बीच के एरिया के बराबर होता है। एक क्वेश्चन मैंने आपको करवाया होगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया बाउंडेड बाय वेलोसिटी टाइम ग्राफ एंड टाइम एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस, राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका ये है, इन दोनों के बीच का पूरा एरिया ये कहलाएगा भाई, ये पूरा एरिया ये आएगा, इस एरिया के बराबर होगा क्या, डिस्प्लेसमेंट। सो व्हाट वी राइट यस इन फिगर वेलोसिटी टाइम graph is presented now in non-uniform motion the displacement of object is equal to the area bounded, displacement of object is equal to the area bounded by velocity time graph and यस एक्स एक्सिस, यही था स्टेटमेंट। तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो चाहे नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट में सेम रिलेशन है। यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ ग्राफ ऐसा हो जाता बस, और कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ऐसा, और एरिया बाउंडेड ऐसा आता इनिशियल टाइम पर और फाइनल टाइम पर, ऐसा निकाला था अपन ने। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्सिस ना होके स्ट्रेट लाइन ऐसी वाली हो जाती है, अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ती हुई। यही चीज़ रिटार्डेशन में ऐसी बनेगी, ठीक है। लेकिन रिलेशन सेम है दोनों मोशन में, कि जो एरिया होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो एरिया बाउंडेड बाय कर्व एंड एक्स एक्सिस। तो आप इस फिगर में देख के बताओ, कर्व ये है और एक्स एक्सिस ये है, इन दोनों के बीच का एरिया ये पूरा आएगा यहाँ से यहाँ तक, ये क्लियर। दैट इज यस डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू अरे इसको लिखो ना, जो वर्ड लिखा है, आप फिर से वही बताने लगे कि अरे वेलोसिटी इनटू टाइम, ग्राफ में अब भी तो लिखा, ये पूरी, ये मैंने अंग्रेजी में सेंटेंस लिखा है, इसको मैथ्स में लिखना है। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ, यस एरिया कौन सा, ए डी ओ बी, इसका एरिया जो भी होगा वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। ये वर्डिंग में लिखा है, ये मैथ्स में फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब मेरे को ये पूरा एरिया निकालना है, तो ये आप देख रहे होगे क्या है, ये एक ट्रेपीजियम टाइप का है ना। तो हम इसको ऐसे नहीं, ऐसे निकालते हैं। अपन एक काम करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लें, ओ डी सी बी, और एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लें, दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल एरिया आ जाएगा। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, एरिया रेक्टेंगल ओ डी सी बी प्लस एरिया ट्राइंगल ए सी बी, ऐसे आ जाएगा भाई टोटल एरिया। दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल एरिया आ जाएगा। कोई डाउट है? चलिए तो निकालो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ,
होता है फॉर्मूला। तो लेंथ OD इंटू ब्रेथ OB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ ट्राइंगल का बेस BC इंटू ट्राइंगल की हाइट AC। कोई डाउट है यहाँ तक किसी को? नहीं। डिस्प्लेसमेंट को किससे शो करते हैं? S से। तो S इज इक्वल टू इतना मिल गया भाई अपन को टोटल, राइट। इनकी वैल्यूज़ ग्राफ से देख के रखिए भाई यहाँ। तो S इक्वल OD इंटू OB। तो OD की वैल्यू T यहाँ लिखते हैं, OB U प्लस 1/2 BC। तो BC को क्या मैं OD लिख सकता हूँ? रेक्टेंगल की अपोजिट साइड इक्वल होती है, तो BC को मैंने OD लिख दिया पहले तो। और यहाँ देख के बताएं AC। तो AC को क्या मैं इसको इस वाले पॉइंट को E नाम दे देना। हाँ, तो यहाँ देख के बताएं AC को क्या मैं BE लिख सकता हूँ? OD इंटू BE आ गया भाई यहाँ। कोई डाउट हो तो बता दें, है ना। ये लेंथ है नहीं ना हमारे पास इसकी वैल्यू का। चलिए, तो S इज इक्वल टू T इंटू U या U इंटू T एक ही बात है, प्लस हाफ। अब OD की वैल्यू T, OD तो है अपने पास T। BE क्या कहलाएगा? OE माइनस OB। BE को क्या लिखना पड़ेगा? OE माइनस OB। एनी डाउट? तो S इज इक्वल टू U इंटू T सेम, प्लस हाफ इंटू T ये भी सेम। हाँ, OE की वैल्यू V माइनस OB की वैल्यू U। इतना? कोई डाउट है? चलिए, इक्वेशन नंबर 1 से V माइनस U की वैल्यू बताओ मेरे को साइड चेंज करके। A इंटू T रख दो यहाँ। तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ T सेम, इसकी वैल्यू कितनी? 80। कहाँ से? बाय इक्वेशन 1 है T इंटू T। तो S इज इक्वल टू आ गया UT प्लस 80 स्क्वायर। And this is second equation of motion by graphical method or graph. Okay, after that we see same second equation of motion by integration method, है ना। तो condition is same, an object is moving with initial velocity u, after time t its velocity become v, its uniform acceleration is a and the displacement of object in time t be s। condition वही है। देन बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस AT होता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमने इसको दे दिया। क्लियर? नाउ देन वेलोसिटी का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। नाउ इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो फॉर्मूला भी किस फॉर्म में लिखते हैं? डिफरेंशिएशन वाले फॉर्म में लिखते हैं। चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ds अपॉन dt। ये वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया। सिंपल जब लिखते तो आप लिखते डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ से देखें आप और करके इसका साइड चेंज, तो डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या बनेगा? ds इज इक्वल टू v इंटू dt आएगा। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ बोथ साइड। इंटीग्रेशन करो भाई। तो इंटीग्रेशन किसका? ds का। तो मैंने आपको लास्ट में बताया था जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन होता है लिमिट उसी की रखी जाती है।
तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक, मतलब 0 से लेके कितनी डिस्टेंस तक पहुँच गया था ऑब्जेक्ट, s डिस्टेंस तक पहुँचा था, तो डिस्टेंस आ जाएगी 0 to s। यहाँ से आपने शुरू किया था ना देखना उसको, जहाँ u थी वेलोसिटी, तो यहाँ तो उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 कहलाएगी, और फाइनली यहाँ पहुँच गया था कितनी डिस्टेंस तक, s, तो इनिशियल 0 फाइनल s, तो 0 से s, हाँ, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन v dt। तो किसके रिस्पेक्ट में है इंटीग्रेशन, टाइम के, तो लिमिट टाइम की लगेगी, टाइम 0 से t है, तो यहाँ लिमिट टाइम की, जिसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन उसी की लिमिट लगाते हैं। क्लियर, ये हो गया भाई। एनी डाउट? इक्वेशन नंबर 1 से v की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, तो इंटीग्रेशन 0 to s ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से t, v की वैल्यू u प्लस ए टी, और ये dt बाहर है। कोई डाउट है? अब देखिए इंटीग्रेशन का रूल बोलता है कि अगर दो फंक्शन प्लस में या माइनस में है तो दोनों का अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाता है। इंटीग्रेशन फर्स्ट, बीच में प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन होता है। क्लियर? तो ये लॉ लगाएंगे तो क्या बनेगा अपना, इंटीग्रेशन 0 to s ds इट इज सेम इज इक्वल टू, यहाँ पर इंटीग्रेशन u का अलग, dt 0 to t, dt इसमें भी आएगा, dt इसमें भी, ब्रैकेट लगा है अच्छे से देखना, प्लस तो प्लस इंटीग्रेशन 0 to t at dt अलग। ये हो गया भाई, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, बीच में प्लस है तो आप भी प्लस लगाइए, यहाँ माइनस होता तो आप माइनस लगा दो, सिंपल। प्लस या माइनस में दोनों के सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब ये देखिए भाई, इधर कोई नहीं कुछ भी नहीं है, ds अकेला है, मतलब 1 पढ़ सकते हो, 1 इंटू डी ऐसा लिखा है, लिख सकते हैं ना। u तो कांस्टेंट है कि किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, तो टाइम जिसमें t लिखा होगा वो अंदर रहेगा, जिसमें t नहीं रहेगा वो बाहर, तो u कांस्टेंट है इंटीग्रेशन के, बाहर आ जाएगा 0 से t किसका, 1 का, नथिंग मीन्स 1, u बाहर तो 1 बचेगा ना। यहाँ पर देखो कांस्टेंट कौन है, a बाहर आएगा, t अंदर रहेगा भाई, 0 to t t dt। ये हो गई नेक्स्ट स्टेप, कांस्टेंट इंटीग्रेशन के बाहर वेरिएबल का इंटीग्रेशन होगा। वेरिएबल कौन कहलाएगा, जिसके रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेशन कर रहे हो वो वेरिएबल कहलाएगा। तो t के रिस्पेक्ट में t का होगा, s के रिस्पेक्ट में s का ही होगा, बाकियों का नहीं होगा, वो बाहर चले जाएंगे। तो यहाँ देखो, चलिए 1 का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े, कल ही तो बताया था, 1 का इंटीग्रेशन x होता है, लास्ट पीरियड में, लास्ट वीडियो में 1 का इंटीग्रेशन x कैसे होता है ये भी सिखाया होगा। 1 मीन्स x की पावर 0। अब इंटीग्रेशन जब करते हैं तो पावर इंक्रीज होती है, तो 0 + 1 1 और अपॉन 0 + 1। फॉर्मूला, ओरिजिनल फार्मूला क्या था इंटीग्रेशन का, x टू द पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n + 1 बाय n + 1। इसके बहुत सारे इंटीग्रेशन करके बताए थे भाई, 99 तक गया था करते हुए, x की पावर 99 का 100/100, नहीं आया ध्यान, चलो तो क्या, तो 1 का इंटीग्रेशन होता है x, लेकिन x के रिस्पेक्ट में x, यहाँ किसके रिस्पेक्ट में, तो s, जिसके रिस्पेक्ट में हो तो नहीं, लिमिट 0 to s यहाँ लग जाएगी, u आउटसाइड सेम। चलिए t के रिस्पेक्ट में 1 का ti 0 से a बाहर है, रहने दो, t का इंटीग्रेशन, अरे t²/2, पावर बढ़ाओगे नहीं, फिर से भाई इधर देखो, इंटीग्रेशन x की पावर 1 का
एक प्लस अपॉन प्लस, एक बढ़ाना बस तो है पावर में, बढ़ाते नहीं बनेगा। इंटीग्रेशन जिस पावर की करो उसमें एक बढ़ जाता है। तो टी की पावर यानी एक, तो बढ़ाओ तो 2 और अपॉन में भी 2 हो गया। इतना सा तो बहुत आसान ही होता है ये फॉर्मूला भाई। x की पावर 2 का इंटीग्रेशन बढ़ा दो 3/3, x की पावर 3 का 4/4, 4 का 5/, एक बढ़ाना बस तो है। x की पावर 0 का एक बढ़ाओ 1/1, x की पावर 1/1 यानी x, इसलिए 1 का x लिख रहे हो आप। ठीक है, तो t की पावर 1 का t की पावर 2/2 हो गया। लिमिट कहाँ, 0 से t। अब अपर लिमिट माइनस लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, एक बार ऊपर वाली लिमिट रख देते हैं इसकी प्लेस में, और एक बार माइनस लगा के नीचे वाली, ऊपर वाली माइनस नीचे वाली। तो ऊपर वाली लिमिट s, नीचे वाली लिमिट 0, तो s माइनस 0 ही आएगा। सिंपल। u सेम, ऊपर वाली लिमिट t माइनस नीचे वाली लिमिट 0, ये लग गई। इधर का 1/2 बाहर निकाल लो, तो 1/2 a बाहर है, 1/2 को बाहर लिख लिया। अब रखो ऊपर वाला t² माइनस नीचे वाला 0² स्क्वायर तो लगा ही है ना, कोई डाउट? तो s माइनस 0 u इंटू टी प्लस हाफ a इंटू t², 0 खत्म। दिस इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय इंटीग्रेशन मेथड। क्लियर?